नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध में संघर्ष विराम को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान और नेपाल में एक बार फिर राजशाही की जोर पकड़ती मांग पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने मचाई जबरदस्त तबाही, सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका। पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा भारत हर संभव मदद को तैयार। यूक्रेन संघर्ष विराम पर पुतिन की नई शांति योजना, संयुक्त राष्ट्र के अधीन यूक्रेन में अस्थायी प्रशासन के गठन का दिया प्रस्ताव। क्रेमलिन ने कहा भावी शांति सेना के रूप में नाटो सैनिकों को रूस नहीं करेगा स्वीकार। नेपाल में राजतंत्र समर्थकों का आंदोलन उग्र, कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी। काठमांडू के आसपास लगा कर्फ्यू, मांग पूरी करने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम। ईरान ने ओमान के जरिए ट्रंप के पत्र का दिया आधिकारिक जवाब, कहा अधिकतम दबाव और सैन्य खतरों के बावजूद प्रत्यक्ष वार्ता में नहीं होंगे शामिल, लेकिन अप्रत्यक्ष वार्ता पर दिखाया सकारात्मक रुख। ऑस्ट्रेलिया में संसदीय चुनाव की घोषणा, संघीय चुनाव के लिए 3 मई को डाले जाएंगे वोट। सत्ताधारी लेबर पार्टी और विपक्षी लिबरल पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला। ओपिनियन पोल में त्रिशंकु संसद के आसार। और आइए पहली खबर की ओर चलते हैं, जहां एक और रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति की कोशिशें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और इसमें कुछ प्रारंभिक सफलता भी मिली है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की कुर्सी के लिए भी लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले जहां ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बिना चुनाव का तानाशाह बताया था, वहीं अब पुतिन ने भी यूक्रेन में अस्थायी प्रशासन की वकालत की है, जो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय देशों के नियंत्रण में होगा। यूक्रेन में अस्थायी प्रशासन के गठन का प्रस्ताव पुतिन के द्वारा दिया गया है। ये आप रिपोर्ट देखिए। युद्ध के मैदान में सेना की शानदार बढ़त और कूटनीति के मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन से गदगद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के मुद्दे पर जरा भी झुकने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते। यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर खुद की तैयार की गई पिच के इर्द गिर्द ही पुतिन घूमना चाहते हैं। अमेरिका द्वारा नकार दिए जाने और यूरोप के ढुलमुल रवैये से परेशान यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन की मौत की दुआएं कर रहे हैं, तो वहीं पुतिन उनके हाथों से यूक्रेन की बागडोर ही छीन लेने की तैयारी में जुटे हैं। दरअसल पुतिन ने एक तरह की नई शांति योजना पेश कर दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस ने यूक्रेन में अस्थायी प्रशासन के गठन का प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में एक अस्थायी प्रशासन का गठन किया जाना चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय देशों के नियंत्रण में होगा। पुतिन ने इस संबंध में यह भी कहा कि वे उत्तर कोरिया जैसे अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ताकि युद्ध को समाप्त किया जा सके। रूस ज़ेलेंस्की के कार्यकाल को लेकर पहले से ही सवाल उठाता रहा है, क्योंकि पुतिन युद्ध विराम वार्ता के लिए ज़ेलेंस्की को वैध भागीदार नहीं मानते। रूस का आरोप है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रभाव में है और उनके द्वारा युद्ध विराम की कोई भी पहल सिर्फ पश्चिमी शक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर की जाती है। पिछले दिनों ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की को बिना चुनाव का तानाशाह बताया था, यानी ट्रंप भी उनकी वैधता पर सवाल उठा चुके हैं। इसके बाद यूक्रेनी संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया कि देश में पूर्ण युद्ध समाप्ति के बाद ही चुनाव होंगे। कई यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की के राष्ट्रपति बने रहने का भी समर्थन किया है। इस स्थिति को देखते हुए पुतिन का कहना है कि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक एक अस्थायी प्रशासन स्थापित किया जा सकता है, जिसे रूस और उसके सहयोगी देशों का समर्थन प्राप्त हो। उधर यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर यूरोपीय देशों में मतभेद के कारण यूरोप का नाटो बनने से पहले ही बिखरता दिखाई दे रहा है।
हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस अभी भी डटे हुए हैं। बुधवार को पेरिस में हुई बैठक में तय किया गया कि दोनों देशों की सेना के वरिष्ठ अधिकारी यूक्रेन जाकर ये जायजा ले कि वहां की सेना की मदद कैसे की जा सकती है। अधिकांश देश चाहते हैं कि युद्ध विराम के बाद शांति सेना की बड़ी भूमिका यूक्रेनी सेना के पास ही हो, लेकिन सैन्य साजो सामान से लैस करना सहयोगी देशों का काम है। करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अंशु जोशी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अभी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी यूक्रेन को लेकर के, व्लादिमीर पुतिन का जो नया प्रस्ताव आया है उसको लेकर के। हमारे साथ अंशु जोशी जुड़ी हुई हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से, विदेशी मामलों की जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो यही है कि युद्ध विराम को लेकर के, या यूँ कहें एक थोड़े समय के लिए संघर्ष विराम को लेकर के, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कोशिशें हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रही हैं, कुछ प्रारंभिक सफलता भी मिल रही है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार कहा था जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो बिना चुनाव के तानाशाह हैं, और इसके बाद कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से कहा गया कि वहाँ पर एक अंतरिम सरकार बननी चाहिए, ज़ेलेंस्की वहाँ पर नहीं रहने चाहिए, तब जाके आगे बातचीत बढ़ सकती है। किस तरह से आप इसको देखती हैं? चंद्रशेखर जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बीते दिनों भी आपके साथ इस विषय पर चर्चा की थी कि जब डिप्लोमेटिक टेबल पे ये सारी पार्टीज, ये तमाम नेता युद्ध विराम के लिए इकट्ठे होंगे तो सब एक विन विन सिचुएशन की ओर देख रहे होंगे और हर कोई अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट्स को लेकर के बात कर रहा होगा। उसी दिशा में अब हमने ये सकारात्मक बदलाव होते हुए देखा है। हालांकि ज़ेलेंस्की की तरफ से हम इसे सकारात्मक बदलाव या एक कहीं डेवलपमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि वो सत्ता में बने रहने के लिए ही बीते कई महीनों से और युद्ध की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो वे लगातार युद्ध में बने हुए हैं। और हम सभी जानते हैं कि कैसे यूरोपियन यूनियन के साथ अभी जो मैक्रोन ने एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, इसमें यूरोपियन यूनियन के देशों ने कल ही ज़ेलेंस्की को अपना एक भरोसा, अपना समर्थन दिया है। तो दूसरी ओर फिर कल हमने बीती रात
पुतिन से ये एक स्टेटमेंट आया जिसको हमने देखा सुना, और वो एक टेक्निकल पॉइंट को लेकर के बात कर रहे हैं। वे युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, युद्ध को अंत की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, पर उनका ये कहना है कि चूंकि पिछले वर्ष ही ज़ेलेंस्की का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनके पास यदि हम लीगली देखें तो वैधता नहीं है किसी भी प्रकार का कोई यदि पीस अग्रीमेंट साइन होता है या कोई युद्ध विराम ट्रूस अग्रीमेंट को लेकर यदि बात होती है, तो इन व्हाट कैपेसिटी पुतिन पूछ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की उस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसलिए वो चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में यूक्रेन की कमान एक अंतरिम सरकार को दे दी जाए और इसके बाद चुनाव कराए जाएं और वहां पर एक प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नई सरकार का गठन किया जाए। निश्चित तौर पर ज़ेलेंस्की इसको बहुत नकारात्मक तरीके से देख रहे हैं। पुतिन के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, ट्रंप के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, और मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशंस जैसी एजेंसी को जब बीच में ला करके इस प्रकार की एक अंतरिम सरकार की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के सभी को एक पॉजिटिव लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अंशु जी, यहाँ पर एक सवाल और उठता है। कल जो उन्होंने कहा है, एक तो क्रेमलिन की ओर से ये बातें लगातार आ रही हैं, अभी कुछ समय पहले भी ये बात आई है कि जो नाटो की अगर पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर लगाते हैं तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कल व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया या ब्रिक्स देशों की बात उन्होंने की है, उसमें भारत भी शामिल है। उन्होंने कहा है इनका सहयोग लिया जा सकता है। इसे आप किस तरह से देखती हैं? ये गुटी राजनीति जो विश्व में चलती है, ये कहीं ना कहीं बिंदु वहां से जुड़ा हुआ है। हम सभी यदि नाटो के इतिहास को देखें तो चंद्रशेखर जी, ये शीत युद्ध का एक कंसेप्ट है। तो शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था तो नाटो का गठन हुआ, और दूसरे का नेतृत्व यूएसएसआर तत्कालीन सोवियत संघ कर रहा था, तो तब वार्सो पैक्ट था। तो ये दोनों मिलिट्री अलायंसेस थे। जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो वार्सो पैक्ट डिसॉल्व हो गया, लेकिन नाटो बना रहा। होना तो ये चाहिए था टेक्निकली कि नाटो भी डिसॉल्व हो जाता, लेकिन नाटो और सशक्त होता जा रहा है, और नाटो ही वो कारण है जिसकी सदस्यता लेने के लिए जब ज़ेलेंस्की अड़े रहे, तब पुतिन ने, तब रशिया की तरफ से यूक्रेन पर ये युद्ध शुरू हुआ और आक्रमण किया गया। तो अब पुतिन नहीं चाहते हैं कि नाटो की तरफ से किसी भी प्रकार की पीस कीपिंग फोर्सेस इन द नेम ऑफ पीस वहां पर तैनात हो, क्योंकि नाटो पुतिन के लिए, रशिया के लिए, उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है यदि हम वैश्विक राजनीति के इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो। अब यदि आप ब्रिक्स को देखें तो ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें चीन बैठा है, भारत बैठा है और रशिया स्वयं है, तो एक वहां पर एक भरोसा बना हुआ है। तो ब्रिक्स को लेकर के रशिया निश्चिंत है। या ये एक, अब लॉबी राजनीति की तरफ से देखें तो एक ऐसा संगठन जिसमें उसके अपने मित्र राष्ट्र बैठे हुए हैं। तो इसीलिए पुतिन की तरफ से हम इस प्रकार के स्टेटमेंट्स लगातार आते हुए देख रहे हैं। एक सवाल और था, मिनरल डील की अगर हम बात करें तो उसको लेकर के बहुत कुछ हमने देखा। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हमने देखा कि खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में वहाँ पर काफ़ी कटु बातचीत भी हुई, और उसके बाद फिर ये बयान आया ज़ेलेंस्की की ओर से कि वो मिनरल डील के लिए तैयार हैं, और अब ये बयान आ रहा है कि जिस तरह की शर्तें अमेरिका रख रहा है उसमें वो अभी तैयार नहीं है। क्या ये जो यूरोपीय देशों की लॉबिंग हो रही है पिछले 2-3 दिन में, इसका फ़र्क ज़ेलेंस्की के ऊपर दिख रहा है? यहाँ पर दो बिंदु हैं चंद्रशेखर जी। बीते दिनों हमने जो एक प्रेस ब्रीफिंग के सामने या दुनिया के सामने जो हमने, इसे मैं तमाशा ही कहूंगी, जिसमें कि एक बड़ा ही बिटर संवाद जो है वो हमने ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में देखा। तो मुझे लगता है कि कूटनीति में अक्सर नेता लोगों के सामने, दुनिया के सामने आने से पहले आपसी बातचीत कर लेते हैं, उनके कन्वर्जेंट पॉइंट्स क्या होंगे वो डिसाइड कर लेते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ उस वार्तालाप का अभाव था, इसीलिए दुनिया ने वो सब कुछ होते हुए देखा, जिसके बाद सब सकते में आ गए थे। लेकिन मिनरल्स डील को लेकर के ट्रंप भी शुरुआत से काफी गतिशील हैं और पॉजिटिव बने हुए हैं, और ज़ेलेंस्की के लिए मुझे लगता है कि ये एक आवश्यकता है, क्योंकि यूक्रेन की अभी जिस प्रकार की स्थिति है, और सिर्फ कर्ज लेकर के या नाटो के, यूरोप के जो ये देश हैं, इनसे सहायता के नाम पर कर्ज मिल रहा है, ये एक फ्री बी ज़ेलेंस्की को नहीं मिल रही है। ज़ेलेंस्की मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। तो अब मुझे लगता है कि ऑन वन हैंड कि यदि आप सुरक्षा की दृष्टि से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां अभी भी युद्ध विराम एक ग्लिच कहीं ना कहीं अटका हुआ है। लेकिन यदि हम ट्रेड पार्टनरशिप की दृष्टि से देखें या एक म्यूचुअल कोऑपरेशन डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें तो वहां पर मुझे लगता है कि कन्वर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है इस मिनरल्स डील के माध्यम से हो सकता है कि आइस ब्रेक हो, और जो ये अभी विवादित दोनों के बीच में स्थितियां चल रही, दोनों नेताओं के बीच में, इसका हो सकता है कि एक शांतिपूर्ण समाधान निकले। तो ये देखना बड़ा रोचक होगा कि जिस प्रकार से अभी बीते दिनों यूरोपियन यूनियन के देशों के द्वारा ज़ेलेंस्की के प्रति भरोसा लगातार जताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सभी ज़ेलेंस्की के साथ यूनानिमसली खड़े हैं,
लेकिन दूसरी ओर अमेरिका जिस प्रकार से इस पूरे सिचुएशन से, युद्ध से पीछे हटता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो इसके बीच मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की कितनी समझदारी का परिचय देंगे, ये देखना बड़ा रोचक हो। ठीक है अंशु जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। नेपाल में राजशाही की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इसको लेकर शुक्रवार को यानी कि आज हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के तिनकुने में एक इमारत में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और 45 लोग घायल हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में करीब 17 साल पहले जिस जनक्रांति ने राजशाही को पलटकर लोकतंत्र को आत्मसात किया था, लंबे समय तक जारी खून खराबे के बाद जनता ने जिस महाराज ज्ञानेंद्र को सिंहासन से उतारकर राजशाही का चोला उतार फेंका था, अब उसी राजतंत्र की वापसी के लिए एक बड़ी जमात सड़कों पर है। पिछले कुछ दिनों से हिंसा का दौर कुछ उसी तरह से जारी है जो नेपाल ने काफी वर्षों तक देखा। राजशाही की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू की इमारतों में तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़ते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। उग्र प्रदर्शन के जवाब में सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शनकारी राजा आओ, देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लगा रहे थे। हिंसक होते प्रदर्शनों के बीच काठमांडू के आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल राजशाही के समर्थन में आंदोलन की भूमिका काफी पहले से तैयार हो रही थी। इससे पहले देश भ्रमण के बाद लौटे महाराज ज्ञानेंद्र के स्वागत में हजारों की भीड़ हवाई अड्डे पर इकट्ठा होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की थी। उस वक्त ज्ञानेंद्र ने फिर से राजतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करने का संकेत दिया था। कहा जा रहा है कि राजशाही समर्थक आंदोलन को 40 से ज्यादा नेपाली संगठनों का समर्थन हासिल है, जिसका नेतृत्व नवराज सुवेदी कर रहे हैं। दरअसल सुवेदी राज संस्था पुनर्स्थापना आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिसका लक्ष्य नेपाल में राजशाही को बहाल करना है। आंदोलनकारी नेपाल में 1991 का संविधान को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें संवैधानिक राजशाही, बहुदलीय व्यवस्था और संसदीय लोकतंत्र को जगह दी गई थी। हालांकि राजशाही समर्थकों के जवाब में लोकतंत्र समर्थकों ने भी जवाबी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल नेपाल में 1996 में माओवादियों के नेतृत्व में गृहयुद्ध शुरू हुआ। 2001 में राजमहल में तत्कालीन राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के महाराज घोषित किए गए। 2005 में शाह ने संविधान निलंबित कर संसद को भंग कर दिया। लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के गठजोड़ ने राजशाही को ढहा दिया। 2008 में नेपाल की संसद ने देश में 240 साल से हुकूमत कर रही हिंदू राजशाही को भंग कर दिया। नेपाल में हिंसक संघर्ष के बाद लोकतंत्र तो आया, लेकिन साथ ही सत्ता का तिकड़म, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का दौर शुरू हो गया। इस दौरान नेपाल राजनीतिक स्थिरता हिचकोले लेते हुए महज 17 साल में 13 सरकारें देख ली।
इसलिए अब राजनीतिक पार्टियों पर असफल शासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राजशाही की बहाली की मांग हो रही है। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, नेपाल में ये जो राजशाही के समर्थन में लोग निकल के आ रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, ये पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं और लगातार ये लोग बढ़ते जा रहे हैं और आज तो काफ़ी वहाँ पर हिंसा भी हो गई। क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी, ये देखना बड़ा दुखद है कि बीते कुछ दिनों में हमने नेपाल में जिस प्रकार से हिंसा को, खून खराबे को चरम पर पहुंचते हुए देखा है, और वहां के लोगों में जिस प्रकार का अभी जिस प्रकार की उनके अंदर भावना है, लोग जिस प्रकार का वहां पर तंत्र चल रहा है, सरकार जिस प्रकार की नीतियां लगातार घोषित कर रही है, खुश नहीं है। वहां बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, आर्थिक नीतियों को देखें, राजनीतिक नीतियों को देखें तो नेपाल की जो जनता है उनमें विद्रोह की भावना आई। देखिए, 240 वर्षों तक नेपाल जो है वो एक हिंदू राजशाही रहा और अभी हम सभी जानते हैं एक संवैधानिक राजशाही थी नेपाल में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। लेकिन मई 2008 में एक बहुत लंबे समय तक चले बड़े लेफ्टिस्ट मूवमेंट के बाद इस राजशाही को पलट के जो वहां की संवैधानिक सभा थी उसने संविधान को ही बदल दिया और नेपाल को फिर एक गणतांत्रिक देश घोषित किया। इसके बाद आप देखिए 2008 से लेके अब तक चंद्रशेखर जी, वहां इतनी राजनीतिक अस्थिरता है कि 13 बार सरकार बन चुकी है और ये पूरा लेफ्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स और सरकार हमें नजर आती है। इसमें चीन का, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में चीन का एक बड़ा हाथ रहा, जिसके चलते नेपाल में हिंदू राजशाही का खात्मा हो गया। लेकिन अब जो लोग वहां पर रह रहे हैं, लोग न तो सरकार की नीतियों से खुश हैं, न राजनीतिक अस्थिरता से खुश हैं, न वह जिस प्रकार से महंगाई की, बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है उससे खुश हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके राजा दोबारा लौटे और नेपाल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, संवैधानिक राजशाही, उसका दर्जा नेपाल को वापस दिया जाए। अंशु जी, पिछले बार भी हमने इस पर कार्यक्रम किया था और काफ़ी नेपाल के लोगों ने देखा भी था और उन्होंने अपने कमेंट भी किए थे। यहाँ पर सवाल ये आता है कि राजा तो अब है नहीं, ज्ञानेंद्र शाह अगर राजशाही की जगह वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ें तो ये क्या कोई विकल्प नहीं है वहाँ पर? देखिए, इतने वर्षों तक नेपाल के लोगों ने जिस संवैधानिक राजशाही में अपना जीवन जिया, जीवन देखा, जिस प्रकार की नेपाल की संस्कृति है, जिस प्रकार की विचारधारा लोगों की रही है, उनकी कुछ अभी देखिए आप सेंटिमेंटल वैल्यूज भी हैं जो इस राजशाही से उनको कनेक्ट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने वो पूरा समय देखा है। और बीते कुछ वर्षों में जिस प्रकार से अपने देश में उन्होंने अस्थिरता को पल्लवित पोषित होते हुए देखा, वो ये भी देख रहे हैं, जनता इस बात को भी समझ रही है कि किस प्रकार से लगातार चीन, वर्तमान वामपंथी सरकार के माध्यम से चीन नेपाल में बिल्कुल घुस के चीन बैठ गया है। तो चाहे आप बीआरआई के माध्यम से देखें या एक डेड डिप्लोमेसी का सहारा लेकर के भी, जो नेपाल की संस्कृति है उस पर चीन के माध्यम से वर्तमान सरकार प्रहार कर रही है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जनता में एक रोष की भावना है और इस रोष की भावना को फिर हम एक उनके इमोशन से जोड़े और उन इमोशन से फिर वो राजशाही जुड़ती है। तो यही कारण है कि जनता अपने राजा को वापस चाह रही है। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं इसी को थोड़ा सा आगे मैं आपसे एक जानना चाहता हूं कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि किस तरह से वहाँ पर चीन को लेकर के आपने बात कही। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है, लोग मांग करते हैं, वाकई नेपाल के लोग अपने राजा को अपना भगवान मानते हैं, वो मांग करते हैं कि हिंदू राष्ट्र दोबारा बनना चाहिए, सनातन राष्ट्र दोबारा बनना चाहिए। ये क्यों मांग कर रहे हैं? क्या कुछ हुआ है इतने सालों में, बीच का जो साल थे? इतने वर्षों में हमने देखा कि किस प्रकार से एक हिंदू देश, विश्व का एकमात्र हिंदू देश, जिसका एक बहुत ही घनिष्ठ, गहरा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंध भारत के साथ भी रहा है और भारत नेपाल के संबंध किस प्रकार के रहे हैं हम सभी जानते हैं। तो यदि उस देश की अस्मिता, उसकी पहचान ही उससे छीन ली जाए, तो जब ये पूरा लेफ्टिस्ट मूवमेंट हुआ उस समय लोगों ने बड़े पैमाने पर राजा के खिलाफ निश्चित तौर पर प्रदर्शन किया। 2008 में जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही संविधान के द्वारा बदल दी गई, ये व्यवस्था ही बदल दी गई और इसके बाद चुनाव के माध्यम से सरकारें बनना शुरू हुई। तो ये मेनली हम देखते हैं कि दो प्रचंड और ओली जो ये दो नेता हैं, दोनों ही लेफ्टिस्ट रहे हैं। तो इनके नेतृत्व में हमने ये आंदोलन भी होते हुए देखा और ये सरकारों को भी हमने चलते हुए देखा है।
तो जो नेपाल की संस्कृति रही है, उसकी जो पहचान है हिंदू देश की, जब वो ही बदल दी जाएगी तो धीरे धीरे करके लोगों में वो रोष आएगा। क्योंकि आप यदि किसी व्यक्ति से उसकी पहचान छीनने का प्रयास करेंगे तो मेरे ख्याल से चंद्रशेखर जी वो धीरे धीरे रोष इकट्ठा होने लगता है। फिर उसमें बहुत सारी चीजें, तो वो एक आप देखिए डोमिनोज इफेक्ट होता चला गया। और अब वो जो मैं दृश्य सामने देख रही हूँ कि जनता सड़क पर है और जनता अपनी पहचान, अपनी अस्मिता वापस मांग रही है वर्तमान सरकार से। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अंशु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार। म्यांमार, थाईलैंड समेत 5 देश आज भूकंप के झटकों से थर्रा उठे। भूकंप का केंद्र म्यांमार था। इसकी तीव्रता 7.7 मापी गई। म्यांमार में भूकंप के चलते अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के बाद एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और 81 लोग मलबे में फंस गए। भारत ने इस घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई। पीएम मोदी ने कहा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूँ। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। इजरायल ने नवंबर में लेबनान की हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम के बाद पहली बार बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। वहीं गाजा में भी हमास के खिलाफ इजरायल का सैन्य अभियान जारी है। यमन में हुतियों के ठिकानों पर अमेरिका ने बड़ी संख्या में बमबारी की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने 3 मई को देश में आम चुनाव की घोषणा की है। पिछले संघीय चुनाव में एल्बनीज की लेबर पार्टी ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन हाल के सर्वेक्षणों से पता चला है कि विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन के साथ उनकी कड़ी टक्कर है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भेजे गए पत्र का आधिकारिक जवाब भेजा है। ईरान का यह जवाब तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया कि जवाब ओमान के माध्यम से भेजा गया है। ऑस्ट्रेलिया चीन के खतरे को देखते हुए भारी मात्रा में लंबी दूरी की मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध और यूरोप का अपनी सुरक्षा में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के कारण ऑस्ट्रेलिया का अपना देश में ही ऐसी मिसाइलों का निर्माण अधर में पड़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की योजना के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और उनकी पत्नी उषा वैंस ग्रीनलैंड स्थित अमेरिकी बेस का दौरा कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप की योजना का वहां के निवासी और नेता विरोध कर रहे हैं।